एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं करंट का टॉपिक न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। देखिए, जब भारत में 29 जुलाई को केंद्रीय कैबिनेट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मंजूरी दी, तभी से देश के प्रत्येक युवा, प्रत्येक छात्र के प्रत्येक अभिभावक और प्रत्येक नागरिक के मन में यह है कि नई एजुकेशन पॉलिसी है तो इसमें क्या कुछ नया है। देखिए, इसके बारे में आज अपन जानकारी करते हैं। मैं सुनील कुमार, राजस्थान विश्वविद्यालय का शोधार्थी, आपको विस्तृत जानकारी दूंगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। देखिए, कोई न्यू एजुकेशन पॉलिसी किसी भी देश में आती है तो उसका एक विजन होता है। क्या विजन होता है कि जो समिति होती है एजुकेशन पॉलिसी की, वो एक मैक्रो लेवल पे एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर देश के सामने प्रस्तुत करती है कि ऐसे ऐसे अपन अपनी एजुकेशन में वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए सुधार करेंगे। तो भारत में न्यू एजुकेशन पॉलिसी की क्या जरूरत थी? देखिए, भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार 1.2 अरब जनसंख्या है भारत की। 1.2 अरब जनसंख्या में से 50% लोग हैं वो 26 वर्ष या इससे कम आयु के लोग हैं, और 2026 तक भारत की जनसंख्या 2026 तक भारत की औसत जनसंख्या 29 वर्ष हो जाएगी, और इस 29 वर्ष की औसत जनसंख्या के साथ भारत विश्व का सबसे युवा देश होगा। तो देखिए, अगर एक देश में 29 मतलब एवरेज जनसंख्या उसका एवरेज 29 वर्ष हो, तो उस देश में जो टोटल डेमोग्राफी है, जनसंख्या है, इसको यदि अपन वाइब्रेंट डेमोग्राफी में चेंज कर दें। देखिए, अभी अपन ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था आत्मनिर्भर भारत अभियान, उसमें मोदी जी ने 5 स्तंभ की बात की थी, और उसमें से एक स्तंभ था वाइब्रेंट डेमोग्राफी। यदि अपन अपने देश में युवाओं को गुणवत्तापूर्ण और कौशलपूर्ण शिक्षा दें, टाइम पे उन्हें स्कूल एजुकेशन से यदि कौशल विकास पे ध्यान दिया जाए, तो भविष्य में उन्हें आजकल जो बेरोजगारी की चिंता है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसा अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पूरा ध्यान रखा गया, इस चीज पे पूरा फोकस रखा गया है। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसका क्या उद्देश्य है मैं आपको बताता हूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। अब पहले 1947 से पहले जब भारत आजाद नहीं था, तब अपने यहां मेक्यावले की शिक्षा पद्धति चलती थी। देखिए, जब अंग्रेज भारत आए तो उन्हें पता था भारतीय खूब मेहनती और होनहार हैं, शिक्षा के प्रति भारतीय खूब सचेत थे उस जमाने में भी। तो इन्होंने भारत को, इन्हें पता था कि यदि ये स्वतंत्र और खुली सोच के साथ पढ़ेंगे तो इन्हें पता चलेगा अंग्रेजों की पॉलिसी का। तो मेक्यावली ने ऐसा सिस्टम बनाया शिक्षा पद्धति में कि भारतीय हैं वो नौकरी के पीछे दौड़े, ठीक है, वो खुल के नहीं सोचें, और लिपि की और बापूगिरी की पद्धति भारत में चली आ रही है। तो ये एजुकेशन पॉलिसी उसे चेंज करके युवाओं को कौशलपूर्ण शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना चाहता है। अगर ऐसी ये एजुकेशन पॉलिसी लागू होती है तो वास्तव में ये अपने लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अगर अपन इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो मई 2016 में अपने TSR सुब्रमण्यम की समिति ने एक न्यू शिक्षा नीति के बारे में मसौदा केंद्रीय कैबिनेट को सौंपा। हालांकि उन्हें केंद्रीय कैबिनेट ने इसे अस्वीकार कर दिया। उस वक्त हमारे MHRD थे समृति जी ईरानी। इसके बाद में अपने अभी निशंक साहब ने कस्तूरी रंजन की समिति में, अपने MHRD हैं, उन्होंने जून 2017 में कस्तूरी रंजन साहब को ये नई शिक्षा नीति का मसौदा सौंपा, और इन्होंने मई 2019 में एजुकेशन पॉलिसी को केंद्रीय कैबिनेट को प्रस्तुत कर दिया। हालांकि 29 जुलाई को केंद्रीय कैबिनेट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मंजूरी देती है। और अब इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या है, क्या प्रस्ताव रखे गए हैं, ये मुख्य रूप से स्कूल स्तर पे, स्कूल लेवल पे, हायर एजुकेशन कॉलेज लेवल पे, और रिसर्च के संदर्भ में 3 तरीके से अपन पढ़ेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्कूल लेवल पे क्या सुधार किया गया है, और कॉलेज लेवल पे क्या सुधार किया गया है, और रिसर्च लेवल पे क्या सुधार किया गया है। देखिए, ये जो एजुकेशन पॉलिसी है ये भारत की तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है। इससे पहले प्रथम एजुकेशन पॉलिसी 1968 में जब इंदिरा गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे तब आई थी। इसके बाद में क्या हुआ, 1986 में जब राजीव गांधी जी भारत के PM थे तो उन्होंने दूसरी एजुकेशन पॉलिसी लेके आए। अब 1986 के बाद, अब 34 वर्ष के बाद, देखिए ये एक विडंबना है कि इतनी बड़ी जनसंख्या, इतने युवा भारत के अंदर हैं, और भारत 34 साल के बाद कोई नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आ रहा है।
तो देखिए 1996 के अंदर भारत की दूसरी एजुकेशन पॉलिसी आई जिसे 1992 में अपडेट किया गया और इसके 28 साल बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अभी 29 जुलाई को केंद्रीय कैबिनेट ने इसका प्रस्ताव मंजूर किया गया है। यदि ये चीज आपको पसंद आई है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इस एजुकेशन पॉलिसी में स्कूल से संबंधित, हायर एजुकेशन से संबंधित और रिसर्च से संबंधित क्या क्या सुधार, क्या क्या बदलाव करने के प्रस्ताव रखे गए हैं उसके बारे में विस्तार से देखते हैं। देखिए स्कूल एजुकेशन के बारे में अपन बात करें, किसी भी एजुकेशन पॉलिसी में इस बात पे फोकस किया जाता है कि बेहतर इंसान कैसे बनाया जाए, लेकिन भारत ने इस एजुकेशन पॉलिसी में इस बात पे ध्यान दिया है कि प्रारंभिक शिक्षा से ही बच्चे को रोजगारपरक और व्यवसाय मुखी शिक्षा देके बेहतर इंसान बनाना है। देखिए तो पहले अपना फॉर्मेट चलता था स्कूल एजुकेशन में 10+2 का। इस फॉर्मेट को इस एजुकेशन पॉलिसी ने पूरी तरह से निरस्त करने का सुझाव दिया है और इन्होंने एक नया फॉर्मेट बताया है जिसमें 5+3+3+4 का फॉर्मेट बताया है। और जो अपने पहले आरटी एक्ट 2009 में लगा था 1 अप्रैल 2010 से, जिसको अपन ने अपना लिया था, ये आरटीई के विस्तार की बात करता है। आरटीई में क्या था, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा की अनिवार्यता की बात की गई थी। ये एजुकेशन पॉलिसी ये बच्चे की 3 से 18 वर्ष की आयु की प्रारंभिक शिक्षा स्कूल एजुकेशन की बात करती है। अब देखिए 5+3+3+4 का क्या फॉर्मेट है, इसे 4 भागों में बांटा गया है कि बच्चे को 3 से 8 वर्ष की आयु में, पहले अपने क्या होता था स्कूल में प्री स्कूल नहीं होता था, बच्चा 5-6 वर्ष की आयु से स्कूल में जाना प्रारंभ करता था, स्कूली शिक्षा उसे 6 वर्ष की आयु में मिलती थी। लेकिन इस एजुकेशन पॉलिसी में ये प्रस्ताव दिया गया है कि बच्चे को 3 साल की उम्र से ही प्री स्कूल, आंगनबाड़ी और बाल वाटिका के माध्यम से, अगर आंगनबाड़ी और बाल वाटिका नहीं है तो अपना जो स्कूल है उसमें प्री स्कूल करेंगे और आंगनबाड़ी जो कर्मचारी हैं, जो आंगनबाड़ी कर्मचारी 10+2 या इससे अधिक शिक्षित है उसे 6 माह का कोर्स कराएंगे और जो आंगनबाड़ी कर्मचारी 10+2 से कम शिक्षित है उसे 1 वर्ष का, ये 2 डिप्लोमा उनको करवाएंगे ताकि वो प्रशिक्षित हो जाएं और जो नर्सरी लेवल के बच्चे हैं, प्री एजुकेशन के बच्चे हैं, उनको अच्छी शिक्षा दे सकें। और इस एजुकेशन पॉलिसी ने उनके लिए ECCE की स्थापना की बात की है। इन्होंने कहा है कि अर्ली चाइल्डहुड चिल्ड्रन एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की इस एजुकेशन पॉलिसी में बात की गई है। इन्होंने ऐसे बताया है एजुकेशन पॉलिसी में कि बच्चे को 3 से 6 वर्ष की आयु में बच्चे को विशेष ध्यान की जरूरत होती है। बच्चा प्री स्कूल में आएगा तो ये एजुकेशन पॉलिसी इस स्तर पर बच्चे के ब्रेकफास्ट की भी बात करती है, ब्रेकफास्ट का सुझाव देती है, क्योंकि बच्चा अगर अच्छा खाएगा तो अच्छा सीखेगा। इस एजुकेशन पॉलिसी में ECCE का जो बिंदु है वो इस एजुकेशन पॉलिसी का मेरे हिसाब से सबसे अच्छा बिंदु है। वास्तव में इसे केंद्र सरकार को अपना लेना चाहिए। अब देखिए जब 3 से 8 वर्ष की, जिसमें 3 साल की नर्सरी और कक्षा प्रथम और सेकंड, ये फाउंडेशन स्टेज इसे नाम दिया गया, ये पूरी होने के बाद बच्चा नेक्स्ट स्टेज में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई करेगा, जिसे इन्होंने प्री लेवल की बात कही है। अगर कक्षा 5 तक की पढ़ाई पूरी होने के बाद बच्चा अगला 3 का फॉर्मेट है उसमें 8वीं तक की पढ़ाई पूरी करेगा। देखिए बाकी अपनी पहले की 1968 और 1986 ये 2 एजुकेशन पॉलिसी आई थी इससे पहले, उसमें भी इस बात पे फोकस किया गया था। सबसे पहले 1960 के दशक में अपने कोठारी आयोग आया था, शिक्षाविद कोठारी जी, इन्होंने ये प्रस्ताव रखा था त्रिभाषा फार्मूला का, और इन्होंने कहा था कि प्रारंभिक शिक्षा है बच्चे की वो मातृभाषा या जो घर में बोले जाने वाली बेसिक भाषा होती है उसमें होनी चाहिए। हालांकि इस पे बवाल मचा हुआ है, पता नहीं क्यों ना इन दोनों पॉलिसियों में इसे अपनाया गया। और क्या है, अपने को पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो डॉक्यूमेंट्स है ये लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होता है, इसलिए सरकार चाहे तो इसको पूरी रूप से अपना सकता है, या सरकार चाहे तो इसे ड्रॉवर में रख सकती है, या इसके कुछ हिस्से को अपना सकती है। सरकार इसके मामले में स्वतंत्र होती है क्योंकि ये लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है। इसलिए पहले की जो 2 एजुकेशन पॉलिसियां हैं उन्होंने भी त्रिभाषा फार्मूला और बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा को मातृभाषा में सिखाने पे हालांकि सुझाव रखे थे, उन्हें अपना दिया था लेकिन स्वीकार नहीं किया। अब यहाँ अपन देखेंगे कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने के बाद बच्चा जब प्रीपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज और अंतिम एजुकेशन की है उसकी 14 से 18 वर्ष में उसकी स्कूली एजुकेशन पूरी होगी। इस एजुकेशन पॉलिसी में इस बात पे ध्यान दिया गया है कि बच्चे की, जहां पहले बच्चा 11th क्लास में
सब्जेक्ट चयन करने के लिए स्वतंत्र होता था। इस एजुकेशन पॉलिसी ने बच्चे को 9th क्लास से सब्जेक्ट चयन करने की स्वतंत्रता दी है। अब देखिए, अपने पहले जो फॉर्मेट होता था कला, विज्ञान, वाणिज्य का, ये एजुकेशन पॉलिसी उसे पूरी तरह समाप्त करने की बात करती है। इन्होंने कहा है कि बच्चे को स्वतंत्र शिक्षा के लिए छोड़ दो, बच्चा जब चाहे जैसे चाहे बच्चा जिस सब्जेक्ट का एक पूल बनाने की इन्होंने बात कही है कि साइंस का बच्चा है वो संगीत सीख सकता है, संगीत का बच्चा है वो बायोलॉजी टेक्नोलॉजी की एजुकेशन ले सकता है। इन्होंने कला, विज्ञान, वाणिज्य किसी भी सब्जेक्ट के जो बच्चे को रुचिकर होते हैं उन सब्जेक्ट का चयन करके एक पूल के माध्यम से वो अपनी स्कूल एजुकेशन पूरी कर सकता है। और ये त्रिभाषा फार्मूले की बात भी इसमें कही गई है। बच्चा है वो 9th क्लास से ही फॉरेन लैंग्वेज सीख सकता है। संस्कृत का भी विकल्प रहेगा, संस्कृत भाषा बच्चा अपनाना चाहे तो 9th क्लास से संस्कृत भाषा सीख सकता है। ये इस एजुकेशन पॉलिसी में इस बातों पे ध्यान दिया गया है। देखिए, एक ये इस एजुकेशन पॉलिसी में स्कूल कॉम्प्लेक्स की बात कही गई है। देखिए, अभी अपन देखते हैं हर गली मोहल्ले में कुकुरमुते की तरह स्कूलें खुली हुई हैं, लेकिन उनमें प्रॉपर फैसिलिटी नहीं होती हैं। अगर बच्चे को संगीत टीचर के पास जाना है तो जरूरी नहीं है हर स्कूल में ये हो। अगर बच्चे को फिजिकल टीचर से एजुकेशन लेनी है तो जरूरी नहीं है उस स्कूल में ये व्यवस्था हो। जरूरी नहीं है स्कूल में लाइब्रेरी हो, जरूरी नहीं है स्कूल में लैब हो, प्लेग्राउंड हो। तो इन सब के लिए जो एक सीनियर स्कूल है जिसमें ये सारी सुविधाएं हैं, हालांकि फिजिकल रूप से बच्चे अलग अलग स्कूल में जाएंगे और ये सारी सुविधाएं लेने के लिए बच्चा विशेष क्षेत्र में मतलब जैसे लैब की सुविधा चाहिए, प्लेग्राउंड की सुविधा चाहिए, तो बच्चा जो सीनियर स्कूल है उसमें जाके ये इन फैसिलिटी का फायदा उठा सकता है, ऐसे स्किल डेवलप कर सकता है। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अन्य बिंदु की बात करें अपन तो ये एजुकेशन पॉलिसी 6th क्लास से वोकेशनल और कौशलपूर्ण शिक्षा की बात करती है। इसमें ये इस बात पे सुझाव दिया गया है कि बच्चे को क्लास 6 से कंप्यूटर कोडिंग, जैसे चाइना, जापान, अन्य अदर डेवलपमेंट कंट्रीज हैं, उनमें इस बात पे फोकस किया जाता है कि बच्चे का कौशल विकास है वो प्रारंभिक शिक्षा से ही सही हो। तो भारत में भी इस एजुकेशन पॉलिसी में कक्षा 6 से बच्चे को कोडिंग और कंप्यूटर से संबंधित और अन्य स्किल डेवलपमेंट वाले सब्जेक्ट पढ़ाने स्टार्ट किए जाएंगे। और जिस क्षेत्र में बच्चे की विशेष रुचि होगी उसमें स्थानीय स्तर पे ही इंटर्नशिप की भी बात इस पॉलिसी में की गई है। बच्चे को कक्षा 6 से ही इंटर्नशिप का कोर्स और डिप्लोमा वो भी बच्चा कर सकता है स्थानीय स्तर पे। और अगर एक विशेष बात करें अपन 10+2 की बात करें, 12th की, 10th और 12th, देखिए बच्चा बोर्ड के नाम से खूब चिंतित रहता है, वो खूब प्रभावित रहता है। इस एजुकेशन पॉलिसी में बोर्ड कक्षाओं का जो भार है बच्चे का उससे चिंतन मुक्त करने का प्रयास किया गया है। 10th और 12th को इन्होंने 2 सेमेस्टर, साल में 2 बार, सेमेस्टर प्रणाली के द्वारा साल में 2 बार 2 प्रकार के एग्जाम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के माध्यम से पूरा कराने की बात कही गई, ताकि बच्चा चिंतन मुक्त हो और बच्चा अच्छा अध्ययन करे। अगर सेमेस्टर प्रणाली से बच्चा पढ़ेगा तो बच्चा साल भर पढ़ाई के टच में रहेगा और उसमें बोर्ड से संबंधित कोई दबाव नहीं रहेगा। देखिए, अब इसके अलावा ये एजुकेशन पॉलिसी संविदा शिक्षक जो गेस्ट टीचर हैं जिन्हें पूरा पेमेंट नहीं दिया जाता, इस गेस्ट टीचर की पॉलिसी को खत्म करने की बात करती है। इस शिक्षा में जोड़ दिया गया है इस शिक्षा पॉलिसी में कि परमानेंट टीचर होना चाहिए। परमानेंट टीचर होगा उसे टाइम पे पूरा वेतन मिलेगा, वो अच्छी मेहनत करेगा, बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। और एक इसमें ये इंग्लिश मीडियम का जो फॉर्मेट है, देखिए ये एजुकेशन पॉलिसी इंग्लिश सीखने पे बिल्कुल भी प्रतिबंध नहीं लगाती। इंग्लिश सीखने पे पूरा जोर रहेगा, बच्चा चाहे तो इंग्लिश सीखने के प्रति पूर्णतः स्वतंत्र है, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम की अनिवार्यता है उसे खत्म करने की बात करती है ये एजुकेशन पॉलिसी। हालांकि क्या होता है, अभी अपना जो फॉर्मेट चल रहा है उसमें इंग्लिश से संबंधित प्रॉपर फैसिलिटी अपने स्कूल्स में नहीं होती है, लेकिन फीस इंग्लिश मीडियम की दी जाती है। ना बच्चे को इंग्लिश आती है, ना स्टाफ को इंग्लिश आती है, ना फैकल्टी को आती है, और परिवार में तो इंग्लिश का कोई माहौल है ही नहीं। तो ये पॉलिसी ऐसे करती है, जो इंग्लिश की अनिवार्यता थी उसे हटाने की बात करती है। देखिए, अभी हमने स्कूल एजुकेशन के बारे में जो इस शिक्षा नीति में सुधार किए हैं उनकी बात की है। अब अपन हायर एजुकेशन की बात करें तो देखिए, हायर एजुकेशन में सबसे बड़ा सुधार मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की बात कही गई है। देखिए, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं या बच्चा जब ग्रेजुएशन में होता है, अपनी पढ़ाई बाय चांस उसने पूरी नहीं की है, ग्रेजुएशन में बच्चे ने 2 साल की पढ़ाई कर ली, किसी कारणवश से तीसरे साल उसकी पढ़ाई बीच में छूट जाती है, तो उसे कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं मिलता है और वो 2 साल की पढ़ाई उसकी बेकार हो जाती है। ऐसे ही इंजीनियरिंग के अंदर जैसे 6 सेमेस्टर हैं, बच्चे ने 5
सेमेस्टर पूरे कर लिए, छठा सेमेस्टर वो किसी कारणवश नहीं कर सका, तो अब इसे कोई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री कुछ नहीं मिलेगा। इस व्यवस्था को बदलते हुए और इसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की बात कही गई है कि बच्चा अपना यदि 1 वर्ष का कोई सर्टिफिकेट अपना कोर्स पूरा करता है तो उसे इसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यदि बच्चा 2 साल की पढ़ाई पूरी करता है तो इसे डिप्लोमा मिलेगा, और बच्चा अपनी 3 साल या 4 साल की जो पढ़ाई है उसे पूरी करता है तो इसके संबंधित डिग्री मिल जाएगी। और मल्टीपल एंट्री और एग्जिट में यह बताया गया है कि बच्चा लॉ की पढ़ाई कर रहा है और किसी कारणवश या लॉ की पढ़ाई से रास नहीं आई है, तो वो इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहता है तो वो जा सकता है। और इसके लिए जो लॉ में जो पढ़ाई की है, जो उसने जो स्कोर प्राप्त किया गया है, कल को वो इंजीनियरिंग में जाएगा दूसरे किसी हायर एजुकेशन में, तो इसका जो स्कोर है वो डिजिटल रूप से एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में सुरक्षित रहेगा। ये एक अलग से फैसिलिटी बच्चे को दी है। जिस प्रकार सेविंग अकाउंट में बैंक में अपना सेविंग अकाउंट होता है, वैसे ही बच्चे का डिजी लॉकर के अंदर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में उसका स्कोर सुरक्षित रहेगा। देखिए, इस एजुकेशन पॉलिसी में हायर एजुकेशन में जब बच्चा एडमिशन लेता है, बाई चांस उसने एग्जाम में किसी वजह से अच्छी तैयारी नहीं कर पाया और अच्छा स्कोर नहीं है, तो उसे अच्छे शिक्षण संस्थानों में उसे एडमिशन नहीं मिलता है। इसके लिए ये एजुकेशन पॉलिसी एक कॉमन टेस्ट की बात करती है। ये कॉमन टेस्ट एनटीए द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा पूरे भारत में कॉमन टेस्ट करवाया जाएगा, और इस टेस्ट के स्कोर के माध्यम से उच्च शिक्षण संस्थाएं बच्चों को प्रवेश देंगी। हालांकि इसके लिए वो बाध्य नहीं है। ये इस एजुकेशन पॉलिसी में एक अच्छा सुधार किया गया हायर एजुकेशन में प्रवेश के लिए। इसके अलावा ये एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना की बात करती है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में इन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री, देश का केंद्रीय शिक्षा मंत्री राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष होगा, और प्रत्येक राज्य से एक शिक्षाविद को इसमें शामिल किया जाएगा। ये एक अच्छी पहल है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। हालांकि पहले इसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे, जिसका विवाद उठा, और हालांकि उस प्रस्ताव को मान लिया गया। सुझाव जब केंद्रीय शिक्षा समिति से संबंधित जो सुझाव इन्होंने दिए थे, उसमें इस बात को स्वीकार किया गया कि इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री न होकर शिक्षा मंत्री होंगे। और देखिए, अभी जो अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री है वो 3 साल में पूरी होती है। ये एजुकेशन पॉलिसी इस ग्रेजुएशन डिग्री को 3 या 4 वर्ष 2 तरीके से पूरी करने की बात करती है। यदि बच्चे का हायर एजुकेशन में, अनुसंधान में बच्चे की रुचि है और वो आगे की शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, तो वो 4 वर्षीय डिग्री करेगा, जिसमें रिसर्च का पार्ट होगा, वो उसे करना अनिवार्य होगा। अब यदि बच्चा 3 साल की डिग्री करता है तो उसे शोध के लिए ये सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, और 4 साल की ग्रेजुएशन करता है तो हायर एजुकेशन और रिसर्च में जाने के लिए उसे ये सर्टिफिकेट, ये डिग्री मिलेगी, और उसकी पीजी है वो 1 वर्ष की हो जाएगी। इसके माध्यम से उसे शोध में अध्ययन करने की छूट मिलेगी। हालांकि इसके बारे में डिटेल से अपन अभी रिसर्च का पार्ट पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं शोध के बारे में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में रिसर्च से संबंधित किए गए सुधारों की बात करें तो इस एजुकेशन पॉलिसी ने एमफिल को अब निरस्त करने की बात कही है। अब बच्चा, ये शोध से संबंधित बच्चा जिसकी रुचि शोध अध्ययन करने की है, वो अपनी एमए करने के बाद, अपना पीजी कोर्स करने के बाद सीधा ही शोध अध्ययन या पीएचडी कर सकता है। एमफिल की जो अनिवार्यता थी वो इस एजुकेशन पॉलिसी ने हटाने का सुझाव दिया है। अब एक बात अपन देखेंगे कि ये एजुकेशन पॉलिसी रिसर्च के लिए पूरे देश में एक कंट्रोल अथॉरिटी के रूप में एनआरएफ की स्थापना की बात करती है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। देखिए, इसका क्या कार्य होगा कि देश में होने वाले सामाजिकी से संबंधित, विज्ञान से संबंधित और मानविकी से संबंधित जो भी रिसर्च होते हैं वो सारे एनआरएफ के नियंत्रण में होंगे, और इससे संबंधित रिसर्च, जो भी रिसर्च होगा उसका एक ये उद्देश्य होगा कि अब जो उच्च शिक्षण संस्थाएं हैं उन्हें बहुविषयक संस्थानों में रूपांतरण की बात एनआरएफ करता है। एनआरएफ का ये उद्देश्य होगा कि अब जो वर्तमान में जो उच्च शिक्षण संस्थाओं में लिमिटेड विषयों से संबंधित शोध करवाया जाता है, उसे बहुविषयक शोध में, बहु विषयों में रूपांतरित किया जाए। ये रिसर्च से संबंधित बातें इस एजुकेशन पॉलिसी में कही गई है। अब अगर ऑब्जेक्ट की बात करें अपन, इस एजुकेशन पॉलिसी 2020 का क्या मेन उद्देश्य है, तो देखिए, अगर नेशनल, ये अपन इसमें अलग अलग 2 टारगेट लिए हैं कि 2030 तक और 2035 तक अपनी युवा और वयस्क साक्षरता है। साक्षरता के बाद यहाँ ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो से GER कि 2030 तक युवा और वयस्क साक्षरता है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो से 100% करने का लक्ष्य इस पॉलिसी में रखा गया है। और
जो हायर एजुकेशन है उसे 2035 तक, देखिए वर्तमान में भारत में 26.3% वयस्क हैं वो एनरोल होते हैं, इसे 2035 तक बढ़ा के 50% करने का लक्ष्य इस एजुकेशन पॉलिसी में लिया गया है। देखिए एक और अगर विशेष बात करें अपन तो NMFLN, ये एक नई बात इस एजुकेशन पॉलिसी में कही गई है कि देखिए जो प्रारंभिक स्तर है बच्चों का कक्षा 3 तक का 2025 तक का ये लक्ष्य है अपना कि 2025 तक कक्षा 3 तक के बच्चे हैं उनमें नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, ये क्या करेगी बच्चे में, बच्चे को साक्षर तो करेगी, बेसिक साक्षरता का ज्ञान आएगा उसमें, और बच्चे में जो गणितीय क्षमताएं हैं मैथमेटिकल न्यूमेरेसी और लिटरेसी गणितीय कौशल है उसको विकसित करने की बात भी इस एजुकेशन पॉलिसी में बताई गई है। देखिए दोस्तों आज का जो अपना करंट का मुद्दा था न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके बारे में अगर आपको कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट्स कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।